चलो, तो अपन ने डिस्कस कर लिया था कि भाई दो तरह के नेफ्रॉन होते हैं, किस बेस पे, हेनले लूप के लेंथ के बेस पे, कॉर्टिकल और जुक्स्टामेडुलरी। क्लियर है। उसके बाद में अपन ने स्टार्ट किया था डिस्कस करना नेक्स्ट पार्ट डीसीटी, और डीसीटी हम लोगों ने कहा था यहाँ कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होती है वाटर और सॉल्ट्स की। अब वो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन भाई किसके कंट्रोल में होती है, तो हॉर्मोन्स के कंट्रोल में होती है। यहाँ दो हॉर्मोन्स है, एक एडीएच वेसोप्रेसिन और एक एल्डोस्टेरोन। तो अब इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो, एक है अपने पास हार्मोन एडीएच, या फिर इसे बोलते हैं वेसोप्रेसिन, और एक है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन, चलो अब बात करते हैं भाई एडीएच की। स्टार्टिंग करें तो सबसे पहली बात, वेसोप्रेसिन तो इसका दूसरा नाम है। एडीएच का मतलब क्या होता है? एडीएच का अगर मीनिंग देखें हम लोग, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करें, एक्सप्लेन करें एडीएच को, तो देखो इस टर्म का मतलब है एंटी डायूरेटिक। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी का मतलब ये ऑपोजिट में है। क्लियर है, ओपोज कर रहा है किसका? डायूरेटिक कंडीशन का। यानी एक कंडीशन होती है डायूरेटिक जिसमें डायूरेसिस होता है। हेडर में लिख लेना डायूरेसिस क्या होता है। क्लियर है, कॉपी के हेडर में लिख लेना डायूरेसिस क्या होता है। डायूरेसिस होता है बॉडी से वाटर का लॉस हो जाना। क्लियर है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडी, किसके माध्यम से? तो थ्रू यूरिन, मेनली यूरिन के थ्रू होता है। क्लियर है, तो बॉडी से अगर वाटर लॉस हो रहा हो उस कंडीशन को डायूरेसिस कहते हैं। और ये इस डायूरेसिस का अपोज करता है, मतलब वाटर लॉस को रोकता है। वाटर लॉस को कैसे रोकेगा भाई? वाटर को रीअब्सॉर्ब करवा के, है ना। तो ये क्या करता है? वाटर की रीअब्सॉर्प्शन करवाता है। ये नाम से बता रहा है कि मैं क्या करने वाला हूं, मैं वाटर की रीअब्सॉर्प्शन करवाने वाला हार्मोन हूं, वाटर लॉस को रोकने वाला हार्मोन हूं। क्लियर है, तो ये क्या करता है हार्मोन? ये हार्मोन करता है वाटर रीअब्सॉर्प्शन, वाटर रीअब्सॉर्प्शन के लिए यूजफुल है ये हार्मोन। क्लियर है। अगर पूछा जाए भाई एडीएच हार्मोन का सोर्स क्या है, ये कहां से आ रहा है? क्लियर है, तो सोर्स इसका जो होता है, यानी जहां ये सिंथेसाइज हो रहा है, सोर्स का मतलब सिंथेसाइज हो रहा है, तो ये सोर्स है इसका हमारा हाइपोथैलेमस। क्लियर है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस बनाता है एडीएच हार्मोन। क्लियर है, और अब हाइपोथैलेमस से या हाइपोथैलेमस में बनने वाला ये हार्मोन स्टोर होता है किस पार्ट में? हाइपोथैलेमस से अटैच एक बल्जिंग पार्ट पिट्यूटरी के अंदर, तो वहां से सिक्रीट किया जाता है। मतलब ये हार्मोन ऐसा है जिसका सोर्स और सिक्रीशन अलग अलग पार्ट से होता है। क्लियर है, सोर्स कोई और है, सिक्रीट कोई और कर रहा है, मतलब पैदा किसी और ने किया, पाल कोई और रहा है। समझ रहे हो? चलो, सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर है, पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करती है। चलो, अब इस हार्मोन का फंक्शन हम लोगों ने देख लिया, वाटर रीअब्जॉर्प्शन है, यानी डीसीटी में होने वाले एक दो फंक्शंस में से एक फंक्शन क्लियर हुआ, ये हार्मोन परफॉर्म करवाता है। क्या करवाता है? वाटर रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। क्लियर है, समझ रहे हो? चलो, अब सेकंड फंक्शन अपने आप क्लियर है ना। ये क्या करेगा? ये सोल्ट्स को रीअब्जॉर्ब करवाएगा। वो पता करते हैं कैसे पता चला हमें, तो भाई एल्डोस्टेरोन जो है इसका दूसरा नाम है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसे कहा जाता है मिनरलोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन। मतलब भाई मिनरलो यानी मिनरल्स पे काम करेगा, कोर्टिको मतलब किसी पार्ट के, किसी ऑर्गन के कोर्टेक्स वाले पार्ट से रिलीज हो रहा है। ओइड, ओइड यानी स्टीरोइड नेचर का, इसीलिए तो पीछे स्टीरोन लगा है। समझ रहे हो, स्टीरोइड नेचर का है। तो भाई ये मिनरल्स पे काम करेगा, कोर्टेक्स पार्ट से आ रहा है, स्टीरोइड नेचर का हार्मोन है। अब अगर बात करें भाई मिनरल्स पे किस तरह काम करेगा, इसका फंक्शन, इसका फंक्शन देखो। क्लियर है,
मिनरल्स पे किस तरह काम करेगा, तो फंक्शन देखो क्या करेगा, ये ऐसा हार्मोन है जो डीसीटी से सोल्ट का रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, और सोल्ट्स में भी मेनली किसका रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, सोडियम आयंस का, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन मेनली, समझ रहे हो, मेनली सोडियम रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। अब मेनली लिख रहे हैं मतलब यहाँ किसी न किसी और चीज का रीअब्जॉर्प्शन तो हो ही रहा है ना, बट वो क्या है, वो कोई सोल्ट नहीं है, इसका सेकेंडरी फंक्शन है कि ये वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, बट कैसे करवाता है, इन वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में करवाता है, बट करवाता तो है, हम नकार नहीं सकते ना, चाहे बहुत कम करवा रहा हो, अबे चाहे कांड छोटा कर रहा हो, कांड तो किया है, चलो। तो वाटर और सोल्ट का रिएब्जॉर्प्शन करवाता है, मेनली सोल्ट, और सोल्ट्स में भी सबसे इंपॉर्टेंट है सोडियम, सोडियम आयंस का रिएब्जॉर्प्शन करवाता है। अब अगर पूछा जाए कि भाई इसका सोर्स क्या है, ये कहां से आ रहा है, तो इसका सोर्स और इसका सिक्रीशन दोनों एक ही जगह से होता है, क्लियर है। तो सोर्स, इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स है भाई, हम लोगों ने कहा कोर्टिको जुड़ा हुआ है यहां, मतलब कोर्टेक्स पार्ट, किसका कोर्टेक्स पार्ट, तो इसका सोर्स है एड्रिनल ग्लैंड का कोर्टेक्स पार्ट, क्लियर है, एड्रिनल कोर्टेक्स पार्ट, एड्रिनल कोर्टेक्स पार्ट, एड्रिनल ग्लैंड का कोर्टेक्स पार्ट, एड्रिनल वही ग्लैंड है जिसे हम लोग सुप्रारीनल कहते हैं, किडनी के ऊपर टोपी बनाई थी ना, हम लोगों ने कहा था वो गाड़ी नहीं होती, समझ रहे हो, ये वो एड्रिनल ग्लैंड है, क्लियर है, ये इसका सोर्स है और ये इसका फंक्शन है, समझ गए। ये दो हार्मोन्स है जिनकी इफेक्ट में डीसीटी फंक्शन करती है, जिनके कंट्रोल में डीसीटी फंक्शन करती है, यानी भाई वाटर रीअब्जॉर्प्शन करना हो ये भेज दो, सॉल्ट रीअब्जॉर्ब करनी हो ये भेज दो, समझ गए। चलो अब यहाँ एक पॉइंट और लिखना तुम लोग, ये इन दोनों हार्मोन से अलग है, स्टार पॉइंट डाल के लिखना, भाई जो डीसीटी होती है ना, इसके अंदर जो रीअब्जॉर्प्शन होता है मेनली वाटर का होता है और सोल्ट्स का होता है, दोनों का होता है। तो देखो यहाँ वाटर का जो रीअब्जॉर्प्शन है और सोल्ट्स का जो रीअब्जॉर्प्शन है वो इन दोनों हार्मोन्स पे डिपेंड है, क्लियर है, और इन दोनों हार्मोन्स पे डिपेंड, हम पॉइंट की जगह कुछ कंडीशन ही देख लेते हैं, यही बेटर रहेगा। तो ये हुआ डीसीटी का फंक्शन, ठीक है, ये डीसीटी का फंक्शन हुआ, यहाँ डीसीटी कंप्लीटेड है, ठीक है। अब वो पॉइंट नहीं लिखेंगे, उसकी जगह कुछ कंडीशन डिस्कस करेंगे अपन। चलो डीसीटी कंप्लीट हुआ, यानी नेफ्रॉन कंप्लीट हुआ। अब एक पार्ट बचा है जो एक्चुअल में नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं है, बट नेफ्रॉन के साथ काउंट किया जाता है, क्यों, क्योंकि वो नेफ्रॉन से जुड़ा हुआ तो है, समझ रहे हो। चलो उस पार्ट की बात करते हैं, वो पार्ट क्या है, कलेक्टिंग डक्ट, बनाओ पॉइंट, हम बात कर रहे हैं कलेक्टिंग डक्ट की, ये कैसा पार्ट है, तो देखो पार्ट है कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट की बात हो रही है, ये वो पार्ट है किडनी का जिसके अंदर नेफ्रॉन ओपन होते हैं, क्लियर है, यानी एक कलेक्टिंग डक्ट में तकरीबन 4000 नेफ्रॉन ओपन होते हैं, एक किडनी में तकरीबन 250 कलेक्टिंग डक्ट है 250, और दोनों में मिलाएं तो तकरीबन 500 कलेक्टिंग डक्ट होंगे, क्लियर है। और इन कलेक्टिंग डक्ट में 500 कलेक्टिंग डक्ट में तकरीबन 20 लाख नेफ्रॉन्स ओपन होते हैं, समझ गई। चलो अब अगर बात करें कलेक्टिंग डक्ट कौन सा पार्ट है, तो यही वो पार्ट है जहां हम लोग पहली बार यूरिन टर्म का यूज करते हैं। इससे पहले जो भी कंडीशन होगी, चाहे फिल्ट्रेट पीसीटी में हो, चाहे डीसीटी में हो, चाहे एनले लूप में हो, कहीं भी हो, हम लोग उसे यूरिन नहीं कहेंगे, उसे फिल्ट्रेट ही कहेंगे। अब हम बात करेंगे कि यूरिन कब कहते हैं, तो यूरिन कहते हैं जब वो फिल्ट्रेट यहां आ जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है। तो लिखो फर्स्ट टाइम यूरिन टर्म is used for the filtrate present
इन कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में प्रेजेंट फिल्ट्रेट के लिए पहली बार यूरिन ड्रम का यूज किया जाता है। क्लियर है, समझ गए? तो ये कलेक्टिंग डक्ट थी, छोटा सा पॉइंट है, बस इतना ही पढ़ेंगे, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा जो भी इसकी राम कहानी थी वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये लपेटो। तो अब सारे पार्ट कंप्लीट हुए। अब हम आते हैं, हम लोगों ने कहा कुछ कंडीशंस की बात करनी है, तो उन कंडीशंस पे आते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है भाई, हम कुछ स्पेशल कंडीशन डिस्कस करेंगे। कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट में क्या है भाई? कंडीशन फर्स्ट ऐसी है जब क्या हो रहा है, बॉडी फ्लूइड्स में वाटर का जो लेवल है वो डिक्रीज हो रहा है। H2O इन बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स ये कम हो रहा है, बॉडी फ्लूइड्स में वाटर कम हो रहा है। क्लियर है, समझ रहे हो? चलो, इस वजह से क्या होगा, इसका सिग्नल मिलेगा हमारे ओस्मो रिसेप्टर्स को। भाई वाटर और साल्ट का बैलेंस ओस्मोलैरिटी होता है, ओस्मोलैरिटी मेंटेन करना ओस्मो रेगुलेशन होता है। अब वो मेंटेन कब करेंगे, जब उन्हें पता चले ना कि कोई चेंज आ रहा है, इसे मेंटेन करो जल्दी से। तो चेंज को सेंस कौन करेंगे? ओस्मोलैरिटी को सेंस करने वाले कोई ना कोई पार्ट तो होंगे, उसे हम लोग कहते हैं ओस्मो रिसेप्टर्स। तो इसका पता चलेगा बॉडी में प्रेजेंट ओस्मो रिसेप्टर्स को, तो ओस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, ओस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, और ये एक्टिवेट होकर के, ओस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होकर के सिग्नल भेजेंगे ओस्मो रेगुलेटरी सेंटर के पास, जो कि है अपना हाइपोथैलेमस। तो क्या है? अपना हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस कैसे ओस्मो रेगुलेशन करेगा? तो ये आगे बोलता है भाई पिट्यूटरी को, इसके पास जुड़ा हुआ है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी को बोलता है, क्या बोलता है पिट्यूटरी? पिट्यूटरी एक ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलता है कि जो मैंने तुझे दिया था वो तू आगे दे दे। ठीक है, समझ रहे हो कि जो मैंने तुझे गुपके चुपके से दिया था वो तू आगे दे दे। अब ये पूछते क्या दिया था, क्या था वो? वही वही जो मैंने ट्रांसफर किया था। पूछते क्या ट्रांसफर किया था? अबे अभी अभी पढ़ा था बे, दो ADH ट्रांसफर किया था, है ना? तो ये बोलता है अरे ADH दे दे, ADH। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड फिर सिक्रीट करती है ADH। क्लियर है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब ये ADH जैसे ही सिक्रीट होता है ना, क्लियर है, ADH जैसे ही सिक्रीट होता है, ADH क्या करता है? ADH क्या करता है? तो ADH भाई सबसे पहले DCT और कुछ पार्ट CD का भी होता है इसमें काउंट। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट को भी हम लोग साथ में लेते हैं। तो ये क्या करेगा, DCT और CD से वाटर रीअब्सॉर्ब करवाना शुरू कर देगा। क्लियर है, समझ रहे हो? वाटर रीअब्सॉर्ब करवाना शुरू कर देगा, वाटर रीअब्सॉर्प्शन, वाटर रीअब्सॉर्प्शन। वाटर रीअब्सॉर्प्शन कहां से? फ्रॉम DCT एंड CD। ठीक है, DCT और CD से वाटर रीअब्सॉर्प्शन करवाना स्टार्ट कर देगा। अब यहां से वाटर रीअब्सॉर्ब होगा तो क्या होगा भाई, यहां से जब वाटर रीअब्सॉर्ब होगा तो अब जो लास्ट में यूरिन बन रहा है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? वाटर रीअब्सॉर्ब हो गया, बॉडी फ्लूइड्स में वाटर लेवल कम हुआ था वो मेंटेन हो गया। ठीक है, समझ गए? इस कंडीशन को कैसे संभाला है, समझ गए? हाइपोथैलेमस ने संभाला है, क्या कह के, जो मैंने तुझे दिया था वो तू आगे दे दे, ये कहकर। अब इससे यूरिन पे क्या इफेक्ट पड़ा, सोचने वाली बात है भाई। यूरिन अब ऐसा बनेगा जिसके अंदर से ज्यादातर वाटर रीअब्सॉर्ब हो चुका है, मतलब यूरिन के अंदर वाटर का लेवल कम होगा, मतलब वाटर कम होगा। क्लियर है?
वाटर कम है इस यूरिन में तो हम लोग क्या कहते हैं, ये कंसंट्रेटेड यूरिन है, कंसंट्रेटेड यूरिन बनेगा, है ना। चलो अब और कहें कि भाई वाटर कम है तो कंपैरेटिवली साल्ट ज्यादा होंगे ना, साल्ट ज्यादा होंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, टोनिसिटी ज्यादा है, मतलब यूरिन कैसा है, हाइपरटोनिक यूरिन है। क्लियर है, हाइपरटोनिक हो जाएगा। ये इफेक्ट पड़ेंगे भाई यूरिन की कंडीशन पे, किस वजह से, बॉडी फ्लूइड्स में अगर वाटर लेवल डिक्रीज हो गया तो, समझ रहे हो, क्योंकि वाटर लेवल डिक्रीज हुआ ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाएगा, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को बोलेगा कि एडीएस रिलीज कर, सिक्रिएट कर, एडीएस जैसे ही सिक्रिएट होता है एडीएस वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है और यूरिन में ये इफेक्ट आता है। ये है कंडीशन फर्स्ट, निपटाओ इसे, ये कंडीशन फर्स्ट हो गया। चलो अब बात करते हैं भाई कंडीशन सेकंड की, कंडीशन सेकंड की। सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर वाटर लेवल यानी बॉडी फ्लूइड्स में वाटर लेवल बढ़ गया, अब पानी ज्यादा है बॉडी में, है ना, वाटर लेवल बढ़ गया मतलब वाटर की अमाउंट, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है तो क्या होगा, अब ये ऑस्मो रिसेप्टर्स जो पहले एक्टिवेट हुए थे ना, अब इनको पता चल गया भाई कंसंट्रेशन में ठीक है चेंज तो हुआ है बट कोई नुकसानदायक चेंज नहीं है, हार्मफुल चेंज नहीं है, वो तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है इसको मैनेज कर लेंगे। तो ये ऑस्मो रिसेप्टर्स साल्ट कंसंट्रेशन पे मेनली फोकस करते हैं और वाटर की कंसंट्रेशन अगर बढ़ गई तो ये स्विच ऑफ हो जाएंगे, ये स्विच ऑफ हो जाएंगे। अब इनके स्विच ऑफ होने से हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल कैसा जाएगा भाई, हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल जाएगा कि ऑस्मो रिसेप्टर स्विच ऑफ है और अब ऑस्मोलैरिटी में कोई चेंज वाली कंडीशन वाली बात नहीं है, ऑस्मो रिसेप्टर स्विच ऑफ होते हैं जब वाटर ज्यादा हो जाता है। तो हाइपोथैलेमस क्या बोलेगा, पिट्यूटरी को बोलेगा जो मैंने तुझे दिया था वो आगे देने की कतई जरूरत नहीं है, तेरे पास ही रख, समझ रहे हो, वो मेरी मोहब्बत की निशानी है, आगे नहीं देगी उसे, मतलब एडीएच आगे नहीं भेजेगी। तो भाई पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, एडीएच सिक्रीट नहीं करती, क्लियर है, समझ रहे हो। तो यहां तुम लोग इस तरह लिखोगे इस चीज को कि भाई पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एडीएच सिक्रीट नहीं कर रही, ठीक है, डू नॉट सिक्रीट एडीएच, एडीएच सिक्रीट नहीं कर रही, एडीएच सिक्रीट नहीं कर रही पिट्यूटरी ग्लैंड तो क्या होगा, अब एडीएच एब्सेंट है मतलब एडीएच का फंक्शन भी नहीं होगा, एडीएच का फंक्शन नहीं होगा, कैसा फंक्शन नहीं होगा भाई, एडीएच वाटर रीअब्सॉर्ब करवाता था, अब वाटर रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगी, H2O रीअब्सॉर्प्शन, H2O रीअब्सॉर्प्शन फ्रॉम DCT एंड CD अब नहीं होगी, क्लियर है, DCT और CD में वाटर रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगी, एब्सेंट हो जाएगी। अब DCT और CD में वाटर रीअब्सॉर्प्शन नहीं हुई तो यूरिन पे क्या इफेक्ट पड़ा, यूरिन पे इफेक्ट पड़ा कि भाई यूरिन के अंदर वाटर की अमाउंट ज्यादा हो गई, है ना, यूरिन पे इफेक्ट पड़ा कि यूरिन के अंदर वाटर की अमाउंट ज्यादा हो गई, पहला। अब ऐसा यूरिन जिसमें वाटर ज्यादा है तो हम लोग क्या कहते हैं, ये यूरिन कैसा है, ये यूरिन है, ये यूरिन है ऐसा जिसके अंदर वाटर ज्यादा है, वाटर ज्यादा है तो अबे क्या कहोगे, बे गधो इसका उल्टा कर दो बे, अबे इतना तो दिमाग लगा लो खचरो, मतलब कंसंट्रेटेड नहीं है तो कैसा होगा, डाइल्यूट होगा, पता ही मतलब भीम खा के बैठे हैं यहाँ, डाइल्यूट यूरिन होगा, है ना, डाइल्यूट यूरिन को हम लोग और क्या कह सकते हैं, मतलब इसमें वाटर ज्यादा साल्ट कम, वाटर ज्यादा साल्ट कम तो ये यूरिन कैसा होगा, ऐसा जिसकी टोनिसिटी कम है, कम टोनिसिटी मतलब हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक यूरिन होगा, ये होती है सेकंड कंडीशन, समझ गए, बॉडी में फ्लूइड्स ज्यादा, ऑस्मो रिसेप्टर स्विच ऑफ, हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल गया कि जरूरत है एडीएच की, रहने दे एडीएच, पहले ही पानी ज्यादा हो रहा है शरीर में, तो ये पिट्यूटरी को बोलता है जो मैंने तुझे दिया था आगे नहीं देगी, धोखा नहीं, कतई बर्दाश्त नहीं है, तो वो कहती मैं क्या करने देगे,
तूने कहा था तब तक दे रही थी, अब रहने देती हूँ, रहने दिया। अब ये रीअब्जॉर्प्शन नहीं, एडीएच नहीं तो मतलब रीअब्जॉर्प्शन नहीं, रीअब्जॉर्प्शन नहीं तो यूरिन में अमाउंट बढ़ गई वाटर की, डाइल्यूट हो गया, हाइपोटोनिक हो गया, ये सेकंड कंडीशन। ठीक है, निपटाओ इसे, हो गया। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब ये कंडीशन तो हो गई है अपनी पूरी, अब इन कंडीशन से रिलेटेड कुछ स्पेशल टर्म्स की बात कर लेते हैं। एक चीज बताओ मुझे तुम लोग, भाई चलो ये हॉर्मोन्स के इफेक्ट में ऐसा हो रहा है ना, ठीक है, तो देखो तुम लोग ही बताओगे मुझे कि मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूं, 2 पॉइंट हैं, एक तो हम लोग मिक्चुरेशन करते हैं जून में, ठीक है, और एक हम लोग मिक्चुरेशन कर रहे हैं दिसंबर में, दोनों में डिफरेंस क्या है? तुम लोग कहोगे सर 6 महीने का, अबे महीने नहीं पूछ रहा, दोनों में डिफरेंस बताओ। मिक्सचुरेशन की फ्रीक्वेंसी में क्या डिफरेंस है, कभी ऑब्जर्व किया है? जून में तुम लोग में कड़ाके की गर्मी, हा उड़ता ही नहीं सुहारा, ऐसी गर्मी है, और ऐसी गर्मी में कौन जाए भाई मिक्सचुरेशन करने, ठीक है, तो हम लोग जाते ही नहीं है, और ऐसी इच्छा भी नहीं होती कोई खास कि हम लोग मिक्सचुरेशन करके आए भाई, कोई बढ़िया ऐसी इच्छा नहीं होती, ठीक है। तो क्या होता है फिर, तो फिर होता है भाई कि हम लोग मिक्सचुरेशन बहुत कम करते हैं, समझ गए? इसके रीजन क्या है भाई, जून का महीना है, कड़ाके की गर्मी है, और आप राजस्थानिया, ठीक है, मतलब राजस्थान में है, दबा के गर्मी पड़ रही है अपने पे, ठीक है, टेम्परेचर कई बार का बढ़ा हुआ है, समझ गए, इसलिए हमारी बॉडी को टेम्परेचर रेगुलेट करना पड़ रहा है। अबे हम लोग कपड़े जीने क्यों पहनते हैं, मतलब हल्के छोटे कपड़े क्यों पहनते हैं गर्मियों में, ताकि टेम्परेचर रेगुलेट रह सके, हवा लग सके, हमें हवा लगेगी तो बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट रहेगा, बाहर के टेम्परेचर के कारण हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। जैसे हम लोग ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रखते हैं, ऐसे हम लोग टेम्परेचर भी मेंटेन रखते हैं एक कांस्टेंट, हम लोग ऑस्मो रेगुलेटर के साथ साथ थर्मो रेगुलेटर भी हैं, तो भाई वो टेम्परेचर कैसे मेंटेन रह जाए, क्या वाड़े होके घूम ले, फिर नहीं छोड़ दें जून में कपड़े, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, हमारे कुछ कानून है, कुछ सामाजिक नियम है, ऐसे उगाड़े होके घूमोगे तो लोग सरिये गर्म करके लगा देंगे, समझ रहे हो? चलो ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर ये बात हमारी बॉडी समझती है, तो इसने क्या किया, एक मैकेनिज्म बनाया कि भाई बॉडी से वाटर का लॉस कर दो पसीने की फॉर्म में, स्वेट की फॉर्म में, इस वजह से जो कूलिंग इफेक्ट आएगा, तो हम लोग एक नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन रख लेंगे बॉडी का, बात जाए 50 हो रखा हो, समझ रहे हो? क्लियर है? तो इस तरह से टेम्परेचर रेगुलेट रखा जाता है। अब हम लोग स्वेट सिक्रीट करते हैं गर्मियों में ज्यादा, ठीक है, तभी तो वो टपकता रहता है, इससे कतई जहर पसीना आ रहा है, थोड़ा सा काम किया नहीं कतई जहर पसीना आ रहा है, ठीक है, एक रिंगा यहां से चला नीचे तक चला गया, तो ऐसी फीलिंग कई बार होती है गर्मियों में, क्यों होती है? ताकि बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट किया जा सके। अब इस एक चीज को रेगुलेट करने में दूसरी चीज में गड़बड़ आ गई, क्या हुआ भाई, हम लोगों ने वाटर इस तरह लॉस कर दिया, समझ गए, तो क्या किया जाएगा, बॉडी फ्लूइड्स में वाटर की कमी होगी, कमी होगी तो वाटर ज्यादा से ज्यादा बचाने की कोशिश की जाएगी, कैसे भाई, यूरिन में कम से कम लॉस करो, ठीक है, तो जून के महीने में पहली बात तो यूरिन ही बहुत कम आता है, वाटर बचाना है ना, तो कम यूरिन बनेगा, कम बनेगा यूरिनरी ब्लडर, लेट भरेगा, लेट भरेगा तो 1-2 बार ही जा पाएंगे, ठीक है, तो एक तो जून में मिक्सचुरेशन कम हो जाता है, ठीक है, और मिक्सचुरेशन कम होता है वो तो चलो मान ली जाए, बट मिक्सचुरेशन जो हो रहा है ना वो भी कतई बहुत थोड़ा होगा, उसमें भी वाटर लेवल बहुत कम होगा, क्यों? क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन हो गई है, और रीअब्जॉर्प्शन कौन करवाता है? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करवाता है एडीएच, तो मतलब जून के महीने में हमारी बॉडी में एडीएच ज्यादा सिक्रीट होता है, क्लियर है? एडीएच बढ़ा हुआ है, समझ गए, ये होता है जून के महीने में। अब इसका उल्टा आ जाओ, अभी की बात कर लेते हैं, अब हम इस टाइम पे हैं दिसंबर में, शायद तुम लोग भाई एक
घूंट पानी पी लो ना, एक पैग लगा लो, वे पानी का मान लो, ठीक है। हर वक्त वहां मत जाया करो तुम लोग मैं खाने में। चलो तो भाई एक गिलास पानी पी लिया ना, 4 बार मिक्सचुरेशन के लिए जाना पड़ेगा, देख लियो। फिर कंफ्यूजन होता है, साला पिया तो 250 ml था, निकाल 4 लीटर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। तो भाई ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि इस वक्त हमें ऐसा कोई टेम्परेचर रेगुलेट करने की जरूरत नहीं है। हाँ नहीं, टेम्परेचर तो रेगुलेट करते हैं बट उस तरह से नहीं करते, पसीना वसीना नहीं निकालते। सर्दियों में चाहे तुम लोग हाड़ तोड़ लो, इतनी मेहनत कर लो, तो पसीना नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भाई अभी इतना टेम्परेचर हमारी बॉडी का बढ़ ही नहीं पाता। हमें 37 मेंटेन रखना, इसीलिए ये पहन रखे हैं, समझ गए ना। तो अभी भी छोटे छोटे जीणे कपड़े होते हमारे, हल्के कपड़े होते, समझ गए, क्यों रजाई ओढ़ के आते, समझ रहे हो, ये बात है। तो भाई दिसंबर के महीने में थर्मो रेगुलेशन के लिए वाटर लॉस नहीं होता। अब वाटर लॉस नहीं होता ना, तो उसमें काफी सारा वाटर बच जाता है हमारी बॉडी में, ठीक है। वाटर की अमाउंट डिक्रीज नहीं होती, डिक्रीज नहीं होती तो फालतू में कौन एडीएच सिक्रीट करे, तो एडीएच भी नहीं आएगा इतना, एडीएच नहीं आएगा, रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो वो सारी की सारी अमाउंट यूरिन में जाएगी। अब यूरिन में वाटर लेवल बढ़ेगा, मतलब यूरिन ज्यादा बनेगा, ज्यादा बनेगा तो जल्दी जल्दी मिक्सचुरेशन के लिए जाना पड़ेगा, समझ रहे हो, ज्यादा जल्दी उसे निकालना पड़ेगा। तो भाई दिसंबर में मिक्सचुरेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, दिसंबर में मिक्सचुरेशन बढ़ जाता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, बार बार मिक्सचुरेशन होता है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां दिसंबर के टाइम एडीएच कम हो गया, ठीक है। एक तो ये बात थी समझने वाली जो, ठीक है। कुछ और बातें भाई, जैसे चलो तुम्हारे वाले शौक पे ही आ जाते हैं, दारू पैग सैग लगा लिए, पटियाला वटियाला, बोतल वोतल, बाटली खाली कर ली, चलो, यानी एल्कोहल ले लिया, एल्कोहल ले लिया, ठीक है। या फिर भाई मेरे जैसा शरीफ आदमी थोड़ा बहुत कैफीन ले ले, मतलब कॉफी पी ले, ठीक है, या फिर टेनिन ले ले। तो ये एक ऐसे केमिकल्स हैं तीनों के तीनों, जो कैसा सिग्नल जनरेट करवाते हैं बॉडी में, कैसी कंडीशन डेवलप करवाते हैं। ये तीनों की तीनों ऐसी कंडीशन डेवलप करवाते हैं बॉडी में कि भाई ये हमारे ऑस्मो रिसेप्टर्स को स्विच ऑफ कर देते हैं, ठीक है। ऑस्मो रिसेप्टर स्विच ऑफ, हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल जाएगा कि एडीएच सिक्रीशन बंद कर दो, एडीएच सिक्रीशन बंद कर दो, तो वो पिट्यूटरी को बोलेगा जो मैंने दिया था आगे नहीं देगी तू, ठीक है। तो पिट्यूटरी एडीएच सिक्रीट नहीं करती, एडीएच सिक्रीट नहीं करती तो रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता, रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता तो यूरिन में वाटर की अमाउंट बढ़ जाएगी, यूरिन ज्यादा बनेगा, मिक्सचुरेशन ज्यादा होगा। अब ऐसी कंडीशन में तुम्हें बार बार मिक्सचुरेशन के लिए जाना पड़ता है। इसीलिए जब कभी इसका इफेक्ट होता ना, तो आदमी को पता ही नहीं चलता कब लीक हो गया, समझ रहे हो। चलो कभी ये पी लेते हो ना, तो बार बार तुम्हें उस 2x2 के जगह में जाना पड़ता है, भाई हमें खाली करनी पड़ती है टंकी बार बार, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं, डाईयूरेसिस को रोक रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, सॉरी, ये क्या कर रहे हैं, एडीएच का सिक्रीशन कम करवा रहे हैं। एडीएच का सिक्रीशन कम होगा तो रीअब्जॉर्प्शन कम होगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम हो रहा है मतलब यूरिन ज्यादा बन रहा है। तो इनके कारण, इनके इफेक्ट में एडीएच कम हो जाता है, ठीक है। एडीएच कम हो गया, एडीएच कम हो गया यानी रीअब्जॉर्प्शन कम होगी वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कम होगी, तो ये क्या होता है भाई, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कम होगी तो यूरिन ज्यादा बनेगा, यूरिन ज्यादा बनेगा तो भाई ज्यादा बार निकाल के आना पड़ेगा, मिक्सचुरेशन ज्यादा होगी, समझ रहे हो। मिक्सचुरेशन ज्यादा मतलब यूरिन के थ्रू वाटर का लॉस ज्यादा। अब वाटर का लॉस ज्यादा हो रहा है मतलब इसी को तो हम लोगों ने कहा था यूरिन के थ्रू वाटर लॉस, डाईयूरेसिस, मतलब डाईयूरेसिस ज्यादा हो रही है। तो ये तीनों के तीनों सब्सटेंस क्या है, डाईयूरेटर्स हैं, डाईयूरेटर्स हैं,
समझ गए? ये तीनों की तीनों डाईयूरेसिस करवाएंगे तो ये डाईयूरेटर्स है। इस तरह का कुछ सिस्टम मैकेनिज्म है हमारी बॉडी के अंदर। समझ गए? ये स्पेशल कंडीशन समझ आई, 2 कंडीशंस और ये उनसे जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स। ठीक है, समझ रहे हो? ये बात कब की अपन ने? ये बात तब की जब हमें जानना था भाई कि एडीएच कैसे काम करता है। ठीक है, समझ गए? चलो, तो यहां कंप्लीट होता है हमारे नेफ्रॉन के पार्ट्स। नेफ्रॉन के पार्ट्स यानी स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने सारी कंप्लीट कर ली है। ठीक है, और कुछ स्पेशल कंडीशंस भी डिस्कस कर ली है। चलो, अब हम आगे चलते हैं। अब आगे चलेंगे और अब आते हैं भाई इस नेफ्रॉन के मेन फंक्शन पे। पार्ट तो हो गए कंप्लीट। अब हम देखते हैं कि ये नेफ्रॉन काम क्या करता है। काम करता है, ये हमारी बॉडी में यूरिन फॉर्म करवाता है। यूरिन फॉर्मेशन का फंक्शन है इसका। और यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ये देखो, अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं भाई। हम इस यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो देखो, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है, ये मैकेनिज्म देखना है हमें। अब होगी कहाँ? होगी कहाँ? किडनी में, किडनी के हर नेफ्रॉन में। क्लियर है? तो कैसे होती है ये देखो। इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए 3 स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। क्लियर है? 3 स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, तब ये प्रोसेस परफॉर्म होती है या कंप्लीट होती है, यानी यूरिन फॉर्मेशन होता है। 3 स्टेप्स क्या है? पहला स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्लियर है? यानी फिल्ट्रेशन से स्टार्टिंग होती है, इसको नाम दिया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकंड स्टेप है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, क्लियर है? और थर्ड एंड लास्ट स्टेप है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, क्लियर है? इन 3 स्टेप्स में यूरिन फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। अब थोड़ा सा डिटेल में चले ना, इन तीनों स्टेप्स के बारे में जानते हैं अपन। ठीक है, थोड़ा डिटेल में देखते हैं इनके बारे में कैसे। तो देखो, तुम लोग ऐसे लिखो। अब इसको, ये 3 स्टेप तो हो गए, अब इन तीनों को ऐसे लिखो भाई। यूरिन फॉर्मेशन के मैकेनिज्म 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। 3 स्टेप्स हैं, और 3 स्टेप्स हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। देखो, पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दोबारा लिख लो यार, क्योंकि कुछ बातें फिर अधूरी रह जाएंगी, और अधूरी बातें जीवन में बड़ा दुख देती हैं। समझ रहे हो? अधूरा मत छोड़ो किसी को, पूरा ही करो जिसको करना है। चलो, सेकंड सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। और थर्ड है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। चलो, तो देखो इन तीनों स्टेप्स की स्पेसिफिकेशन क्या है भाई। ये मैकेनिज्म स्टार्ट होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से, यानी फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, नाम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। क्या होता है? छाने जाएंगे। किसको छानोगे तुम लोग भाई? यहां छलनीकरण होता है, फिल्ट्रेशन होती है ब्लड की। यूरिन कैसे बनता है? ब्लड को फिल्टर करके। समझ रहे हो? किडनी का काम क्या है? ब्लड को प्योरीफाई करना, फिल्टर करना। तो फिल्ट्रेशन यहां होती है। ठीक है, यहाँ ब्लड फिल्टर किया जाएगा। और ब्लड फिल्टर करोगे ना, तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ये नहीं देखा जाता कि भाई ब्लड से कोई चीज छांट छांट के फिल्टर की जा रही है ना। छालनी है, ब्लड को ऊपर से फ्लो करवाया, छड़ गया, जो आना था आ गया सारा। जरूरत का भी आ गया, गैर जरूरत का भी आ गया। गैर जरूरत का तो निकालना ही था, जरूरत वाली चीजें भी आ गई। मतलब यहाँ सिलेक्ट नहीं किया जाता किसी चीज को। नॉन सिलेक्टिव प्रोसेस है ये, नॉन सिलेक्टिव प्रोसेस है। क्लियर है? और इस प्रोसेस में ना कोई एनर्जी भी नहीं लगती। समझ रहे हो? यानी पैसिव प्रोसेस है।
पैसिव प्रोसेस है। क्लियर है, बिना एनर्जी खर्च किए, मतलब बिना नुकसान वाली प्रोसेस है। ना तो हमें कोई चीज सिलेक्ट करनी और ना किसी प्रोसेस, इस प्रोसेस के लिए कोई एनर्जी खर्च करनी। ठीक है, अब ये सेकंड स्टेप सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो भाई देखो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जरूरत की चीजें भी आ गई थी फिल्ट्रेट में, ठीक है, फिल्ट्रेशन के कारण, और गैर जरूरत की चीजें भी आ गई थी। अब गैर जरूरत की चीजें, जो वेस्ट मटेरियल है वो तो हमें निकालना है, ठीक है। जो जरूरत की चीजें हैं वो थोड़ी निकाल सकते हैं यूरिन के थ्रू, तो उन जरूरत की चीजों को वापस निकालना पड़ता है, वापस ब्लड के अंदर खींचना पड़ता है। अब वो होता है रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन। अब ये रीएब्जॉर्प्शन तो भाई देखो 70 चीजें आई हैं, 70 में से हमारे काम की तो 20 ही थी, तो छांट छांट के निकालना पड़ेगा ना। और कुछ इसका नाम बता रहा है, ये कैसी प्रोसेस है, सिलेक्टिव प्रोसेस है, सिलेक्टिव प्रोसेस है। क्लियर है। और अब हम लोग एक चीज मानो भाई, नखरे दिखाएंगे, ठीक है, नखरों के तो दाम लगते हैं, समझ रहे हो। अब ये नखरे दिखा रहा है, छांट छांट के लूंगा, ठीक है, छांट के लोगे तो भाई जोर भी आएगा, रुपए भी लगेंगे। अब वो एक चीज है, यहाँ हमारी भाई करेंसी होती है एटीपी, एटीपी यूज होगी, एटीपी यूज होगी, मतलब ये प्रोसेस कैसी है, एक्टिव है। तो क्या सब चीजें एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होती है, नहीं, कुछ ऐसी चीजें भी है जिनको रीअब्जॉर्ब करने के लिए एनर्जी यूज नहीं होती। तो ये दोनों ही तरह की, एक्टिव एंड पैसिव, दोनों ही तरह की प्रोसेस है। क्लियर है, एक्टिव भी है पैसिव भी है, ठीक है। चलो, अब थर्ड, ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब भाई ये क्या फिल्ट्रेट में वो सारी चीजें आ जाती है जिनको हमें बाहर निकालना है फिल्ट्रेशन होकर के, नहीं, कुछ चीजें हैं जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू नहीं आ पाती है ना, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू नहीं आ पाती। अब उनको अलग से इस फिल्ट्रेट के अंदर डालना पड़ता है। अब वो डालेंगे ना भाई, अब हम अपना उनका काम करा, ठीक है, मतलब यहां से तो भेजा नहीं, दूसरे रास्ते से कहीं से घुसा रहे हैं। अब भाई उन दी जगह घुसाओगा तो जोर तो आएगा, ठीक है, मतलब इस तरह ट्यूब के अंदर, ट्यूबुलर पार्ट के अंदर किसी चीज को सिक्रीट करोगे तो वहां एनर्जी तो लगेगी। तो ये प्रोसेस तो प्योरली एक्टिव है। अब नेचर देखें कैसा, भाई एक्टिव एनर्जी खर्च हो रही है, रुपया लग रहा है तो देखेंगे खर्च कर से आप, समझ रहे हो, मतलब एनर्जी है तो किसी स्पेसिफिक चीज पे ही खर्च की जाएगी, यूज की जाएगी किसी स्पेसिफिक चीज के लिए, मतलब उस स्पेसिफिक चीज को सिलेक्ट किया जाएगा। ये प्रोसेस प्योरली सिलेक्टिव है, प्योरली सिलेक्टिव है। और एनर्जी के बेस पे बात करें तो ये प्रोसेस प्योरली एक्टिव है, एक्टिव प्रोसेस। क्लियर है, समझ गए, ये है, ये इन तीनों प्रोसेसेस का नेचर है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन, तीनों प्रोसेसेस का, समझ रहे हो। अब हमें इनमें से एक एक पार्ट कंप्लीट करना है, तो ये निपटाओ, तुम तीनों पॉइंट निपटाओ, हो गया। चलो, अब बात करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट पॉइंट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से। फर्स्ट स्टेप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। चलो, तो अब यहाँ कुछ चीजें समझने वाली आएंगी भाई, उनको समझना जरूरी है। अब अगर वो समझे नहीं तो तुम्हें याद नहीं रहेगी, रट्टे तुम लोग इनके मार नहीं सकते। तो पहले स्टेप की बात हो रही है, पहला स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तो देखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होगी भाई, यूरिन फॉर्मेशन की स्टार्टिंग कहाँ होती है, जब ब्लड को फिल्टर किया जाता है। ब्लड फिल्टर कहाँ किया जाएगा, नेफ्रॉन के स्टार्टिंग एंटीरियर पोर्शन में। एंटीरियर पोर्शन क्या है, वो कप शेप्ड बोमन कैप्सूल, और उसके अंदर ब्लड आता कैसे है, इन कैपिलरीज के टफ्ट के थ्रू, ठीक है। तो ये टफ्ट और बंच है कैपिलरीज का, ये बोमन कैप्सूल है। तो ये स्ट्रक्चर पूरा क्या कहलाया था, मेल्फिजियन बॉडी। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है मेल्फिजियन बॉडी में। क्लियर है, इन मेल्फिजियन बॉडी, इन मेल्फिजियन बॉडी। क्लियर है, और बनाओ मेल्फिजियन बॉडी तभी समझ आएगा। तो देखो
ये बोमन्स कैप्सूल है, ठीक है। चलो अब इसके अंदर इस तरह से ग्लोमेरुलस ने स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन दी, यानी एफरेंट आर्टेरियोल आया और इफरेंट यहां से निकला है। ठीक है, एफरेंट ने इंटर किया और इफरेंट निकला है, ये हुआ है। समझ गए। अब इस स्ट्रक्चर में तुम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि भाई हम लोगों ने कहा था फिल्ट्रेशन होती है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन पे, फिल्ट्रेशन सरफेस पे, उसके थ्रू फिल्ट्रेशन होती है। और वो फिल्ट्रेशन सरफेस कौन बनाता है? बोमन कैप्सूल में प्रेजेंट, सॉरी इस ग्लोमेरुलस में प्रेजेंट कैपिलरीज की जो वॉल है, एंडोथीलियम है, जो एक इनर लेयर है, सिर्फ एक लेयर थिक ये कैपिलरीज है, एंडोथीलियम प्रेजेंट है, एक तो वो एंडोथीलियम, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच में प्रेजेंट बेसमेंट मेम्ब्रेन, और तीसरा बोमन कैप्सूल की इनर लेयर, ठीक है, इनर सरफेस जिसमें पोडोसाइट सेल्स प्रेजेंट है। ये तीनों मिलकर के बनाएंगे फिल्ट्रेशन सरफेस। अब फिल्ट्रेशन सरफेस से फिल्ट्रेशन कैसे होता है ये देखो तुम लोग, ठीक है। फिल्ट्रेशन सरफेस से फिल्ट्रेशन कैसे होता है ये देखो। तो देखो यहां भी ये एफरेंट आर्टेरियोल आते वक्त थोड़ा सा बड़ा है ना, इसका डायमीटर ज्यादा है, ठीक है। और जो इफरेंट आर्टेरियोल निकल रहा है यहां से, उसका डायमीटर कम है ना, इफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर कम है। चलो तो देखो, पाइप आते वक्त बड़ी थी, जाते वक्त छोटी होगी, तो क्या हुआ इसकी वजह से यहाँ क्या इफेक्ट पड़ता है? यहाँ इफेक्ट पड़ता है कि भाई वही इफेक्ट पड़ता है जो हम लोग कहते हैं हमारे गार्डन होजेस में पड़ता है। हम लोग पानी देते हैं ना, ठीक है, अगर हम यहाँ खड़े हैं, पौधा वहां है, इतनी दूर है, अगर वहां तक पानी पहुंचाना है तो उसके आगे हाथ दे देते हैं ना, उंगली दे देते हैं उस पाइप के आगे, ठीक है। क्यों? ताकि पानी वहां तक पहुंच जाए। वहां तक कैसे पहुंचा? जब पानी का प्रेशर ज्यादा होगा। प्रेशर ज्यादा करने के लिए हम लोगों ने क्या किया? उसके निकलने वाले एरिया का, उसके निकलने वाले होल का डायमीटर कम कर दिया। समझ रहे हो? प्रेशर बढ़ाने के लिए। ऐसा ही यहाँ किया गया है, जो ब्लड यहां से इंटर कर रहा है ना, वो यहां फिल्टर हो जाए, इसलिए इस पाइप को छोटा कर दिया गया, ठीक है, ताकि आया यहां रुका, धक्का लगा, फिल्टर हो गया, फिर निकल गया। समझ गए? एक बड़ी पाइप के आगे एक छोटी पाइप जोड़ोगे तो हमेशा प्रेशर बढ़ेगा। समझ रहे हो? क्लियर है? ये है, इसीलिए टंकी से टैप तक आते वक्त, ठीक है, वाटर टैंक से टैप तक आते वक्त हम लोग जो पाइप लेकर के आते हैं, पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, और फिर उस टैप के साइज की पाइप आ जाती है ना। ऐसा ही होता है, देखा हो कभी घरों में। ये है, इसलिए क्या किया जाता है भाई, बड़ी पाइप है जो इंटर कर रही है और एग्जिट करते वक्त पतली होगी, छोटी होगी, डायमीटर कम हो गया, ताकि यहाँ धक्का लग सके बहने वाले फ्लूइड को और वो प्रेशर के साथ फिल्टर हो सके। अब वो प्रेशर जिससे ये फ्लूइड फिल्टर होगा, वो प्रेशर जिससे ये फ्लूइड फिल्टर होगा, उस प्रेशर को क्या कहेंगे? तो ये प्रेशर किस वजह से लग रहा है? ये प्रेशर लग रहा है ग्लोमेरुलस के ऐसे स्ट्रक्चर के कारण, कि भाई ग्लोमेरुलस बनाने वाली तो बड़े डायमीटर वाली, और ग्लोमेरुलस जहां खत्म हो रहा है वो पाइपलाइन छोटे डायमीटर की है। इस वजह से इस ग्लोमेरुलस के स्ट्रक्चर के कारण ये प्रेशर लग रहा है, ठीक है। और स्ट्रक्चर में भी स्पेसिफिकली क्या हो रहा है, इस ग्लोमेरुलस में आकर के एक बार के लिए फ्लूइड रुक रहा है, तभी तो वो फिल्टर हो रहा है, नहीं तो आगे फ्लो कर जाता ना डायरेक्ट। ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा गुच्छा बनाने की क्या जरूरत थी? ताकि वो फ्लूइड रुके। रुकेगा क्यों? क्योंकि आगे वाले पाइप का डायमीटर कम है और फिर ज्यादा प्रेशर के साथ जाएगा। समझ रहे हो? और उसी प्रेशर की हेल्प यहाँ फिल्ट्रेशन के लिए ले ली जाती है। इस प्रेशर को हम लोग कहते हैं GHP, ठीक है। GHP क्या है? GHP है फुल फॉर्म ग्लोमेरुलस के कारण, ग्लोमेरुलर, क्लियर है? ग्लोमेरुलस के कारण या ग्लोमेरुलस में फ्लूइड के रुकने के कारण लगने वाला प्रेशर, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रो मतलब फ्लूइड, स्टैटिक मतलब रुकने के कारण लगने वाला प्रेशर,
क्लियर है? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ये जीएचपी है। और इसे हम लोग कहते हैं कि ये मेन रिस्पॉन्सिबल प्रेशर है, मेन प्रेशर फॉर अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन के लिए मेन प्रेशर है ये, ठीक है, समझ रहे हो? ये प्रेशर नहीं तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन के बारे में सोच भी नहीं सकते हम लोग। चलो नेक्स्ट ये प्रेशर लगा क्यों? तो ड्यू टू डिफरेंस इन diameter of afferent and efferent arteriole, एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल के डायमीटर में डिफरेंस के कारण लगा ये प्रेशर, समझ रहे हो? और इस प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है? अब आती है काम की बात कि इस प्रेशर की वैल्यू कितनी है। इस प्रेशर की वैल्यू होती है तकरीबन 70 to 75 mmHg, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, है ना? 70 to 75 mmHg ये वैल्यू होती है इस प्रेशर की, और ये मेन रिस्पॉन्सिबल प्रेशर है अल्ट्राफिल्ट्रेशन के लिए, ठीक है। चलो अब अगर बात करें भाई क्या इसे एक प्रेशर से अल्ट्राफिल्ट्रेशन हो जाती है? हाँ, ये तो बहुत ज्यादा है, ये प्रेशर बहुत ज्यादा है अल्ट्राफिल्ट्रेशन के लिए, समझ रहे हो? इसमें तो कमी आती है। फिर अब कमी किस चीज की आएगी? तो देखो भाई अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं ना वो थोड़ा सा समझने वाला मैटर है, ये तो बहुत नॉर्मल था, समझ आ जाता है। अब क्या होता है एक चीज समझो भाई, अब ये फिल्ट्रेशन का मेन प्रेशर है, ठीक है, इसको रोकने के लिए कोई और प्रेशर नहीं लगता अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। पर तुम लोग बुक्स में पढ़ते हो कि भाई इसको रोकने के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में 2 प्रेशर और लगते हैं। तो अब मैं तुम्हें बता दूं एक्चुअल में वो प्रेशर नहीं है, ठीक है, हम लोग गलत पढ़ते हैं, वो कोई प्रेशर नहीं है। तो फिर तुम लोग पूछोगे कि सर वो क्या है? भाई वो प्रेशर नहीं है, वो इस जीएचपी में आने वाली कमी है, बट हम डायरेक्ट उसे पढ़ नहीं सकते। कैसे कहें, कैसे कहूं मैं कि जीएचपी में इतनी कमी आ रही है और इस वजह से आ रही है, तो तुम लोग उसको समझोगे कैसे? तो उसको समझने के लिए हम लोग प्रेशर का नाम दे देते हैं, एक्चुअल में प्रेशर नहीं है, ठीक है। चलो अब कमी कैसे आ सकती, तो समझने वाली चीज है कि कमी कैसे आ सकती है, सोचने वाली चीज है। तो देखो भाई जीएचपी में कमी कैसे आएगी? जब फिल्ट्रेशन रुकेगा। अब फिल्ट्रेशन रुकेगा किस वजह से? भाई ब्लड है, ब्लड में क्या होता है जब ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगता है ना, मतलब इस प्रेशर से फिल्ट्रेशन होती है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, तो ब्लड में कुछ बड़े पार्टिकल्स भी होते हैं, है ना, बड़े प्रोटीन भी होंगे, कुछ पॉलीमर्स भी होंगे, कुछ ब्लड सेल्स भी होंगे, है ना, ये बड़े कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं। कोलोइडल क्यों? मतलब फ्लूइड में प्रेजेंट है ना, इसलिए फ्लूइड कौन सा? ब्लड में, तो ये ब्लड कोलोइडल पार्टिकल्स है, ठीक है। कई बार क्या होता है भाई ब्लड फिल्टर करते वक्त यहाँ 70 छेद है, मान लो 70 पोडोसाइट सेल्स है जिनमें 70 छेद है और उनके थ्रू ब्लड फिल्टर कर रहा है, ठीक है। चलो फिल्टर होकर के यहाँ फिल्ट्रेट बन रहा है, मान लिया इस प्रेशर से बन रहा है। कई बार वो लार्ज कोलोइडल पार्टिकल्स इन छेद के आगे हट जाते हैं, समझ रहे हो? छेद है, छोटा कोलोइडल पार्टिकल है, बड़ा, क्या घुसेगा अंदर? नहीं घुसेगा। अब हर चीज जो तुम लोग सोच रहे हो वो नहीं होता, वो पार्टिकल इतनी ताकत नहीं लगा सकते कि वो घुस जाए अंदर। तो बड़े पार्टिकल छोटे छेद में घुस नहीं पाते, पर उसको बंद तो कर सकते हैं, उसके आगे तो अड़ सकते हैं, डाटा तो दे सकते हैं, तो डाटा दे देते हैं। मान लो तुम लोग ये सोचो कि 70 छेद थे, 70 में से 20 छेद बंद हो गए उन पार्टिकल्स के अड़ने के कारण। अब पार्टिकल्स के अड़ने के कारण 20 छेद बंद हो गए, तो क्या अब उतनी फिल्ट्रेशन हो पाएगी? कम होगी ना। तो क्या प्रेशर अब उतना ही रह पाएगा? कम हो गया ना। तो ये कमी जो आती है ना प्रेशर के अंदर, ठीक है, इस जीएचपी में ये जो कमी आ रही है ये किसकी वजह से आई? ब्लड कोलोइडल पार्टिकल्स की वजह से, ब्लड में प्रेजेंट कोलोइडल पार्टिकल्स की वजह से, ठीक है।
समझ गए। अब कोलोइडल पार्टिकल्स ने क्या किया, फिल्ट्रेशन को रोका है। फिल्ट्रेशन मतलब उन पार्टिकल्स की मूवमेंट को रोका है। किन पार्टिकल्स की, ब्लड के जो पार्टिकल्स जो फिल्ट्रेट होकर के आना चाहते थे उनकी मूवमेंट को रोका। कैसी मूवमेंट को, उनके कंसंट्रेशन के हाई रीजन से उनकी कंसंट्रेशन के लो रीजन की तरफ आती हुई मूवमेंट को रोका है, ठीक है। और ऐसी मूवमेंट मतलब जहां क्या हो, पार्टिकल्स मूव कर रहे हो फ्रॉम देयर रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू देयर रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये फिल्ट्रेशन सरफेस है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, ये सेमी परमिएबल ही तो होगी, मतलब कुछ पार्टिकल्स को आने देगी, कुछ को नहीं आने देगी, छोटे को आने देगी, बड़े को नहीं आने देगी, तो सेमी परमिएबल ही होगी। तो द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यही तो ऑस्मोसिस होती है, यही तो ऑस्मोसिस होती है। मतलब एक तरह की ऑस्मोसिस हो रही थी जिसे इन ब्लड के कोलोइडल पार्टिकल्स ने रोक दिया। समझ गए, ब्लड के कोलोइडल पार्टिकल्स ने एक तरह की ऑस्मोसिस को रोक दिया, फिल्ट्रेशन को रोक दिया, कम कर दिया। समझ रहे हो। अब ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, अब इसको हम लोग किस तरह लिखेंगे, मैंने कहा इसे हम प्रेशर की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। चलो अब इस फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए, इस टाइप ऑफ ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर ये ब्लड के कोलोइडल पार्टिकल्स लगा रहे हैं, मतलब जितना रोक रहे हैं, जितना इस प्रेशर में कमी आएगी उसे हम लोग एक प्रेशर कह देते हैं। जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है वो है ब्लड के कोलोइडल पार्टिकल्स द्वारा लगाया गया ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ओस्मोसिस को रोकने के लिए लगाया जाने वाला प्रेशर। समझ रहे हो, उस मूवमेंट को रोकने के लिए लगाया जाने वाला प्रेशर। अब ये एक्चुअल में प्रेशर तो नहीं है, ये जीएचपी में आने वाली कमी है, बट हम लोग कहते हैं कि प्रेशर की तरह याद करेंगे इसे। समझ रहे हो, तो ये है ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो लिखो ये क्या है, ये है बीसीओपी। बीसीओपी क्या है, बीसीओपी है, ऐसे लिखो तुम लोग, बीसीओपी क्या है, बीसीओपी है ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ब्लड के कोलोइडल पार्टिकल्स के द्वारा लगाया गया ऑस्मोटिक प्रेशर, नाम से ही पता चल रहा होगा, है ना। समझ रहे हो, तो लिख लो भले ही, ये प्रेशर कौन लगाता है, बाय लार्ज कोलोइडल पार्टिकल्स ऑफ ब्लड। ब्लड के लार्ज कोलोइडल पार्टिकल्स के द्वारा लगाया गया प्रेशर है। अब ये बीसीओपी में हम लोग एक चीज पढ़ते हैं भाई, एक प्रोटीन है जो इसको मेंटेन रखता है, वो प्रोटीन कौन सा है, तो ये स्पेशल है, इसमें क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं। तो इसको मेंटेन रखने वाला ब्लड प्रोटीन है अल्ब्यूमिन, ठीक है। तो तुम लोग लिखोगे मेंटेन्ड बाय अल्ब्यूमिन। अल्ब्यूमिन वो प्रोटीन है जो इसे मेंटेन रखेगा, ठीक है। समझ रहे हो, और ये कितने, मतलब इसकी अमाउंट कितनी होती है, मतलब ये कितनी कमी लाता है जीएचपी में, तो ये जीएचपी में कमी लाता है तकरीबन 30 mmHg की। समझ रहे हो, 30 mmHg तक कम कर देता है जीएचपी को, ठीक है। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को 30 mmHg तक कम कर देता है। तो ये है बीसीओपी, समझे, जीएचपी और बीसीओपी। चलो ये हुआ, ये तो छेद बंद करने के कारण हुआ। अब भाई एक चीज देखो तुम लोग, वो ये सेम प्रोसेस है, चाय छन रही है छलनी से, सेम प्रोसेस है, ठीक है। तो क्या हो रहा है ये, चलो चाय छन रही है छलनी से, चाय छन रही है तो ध्यान देना भाई, छलनी अगर एक तो चाय को सीधा एक कप में डाला जाए, एक छलनी के थ्रू डाला जाए, स्पीड किस में कम होगी,
छलनी के थ्रू। क्यों? क्योंकि पहली बात तो वहां चाय पत्ती अड़ जाएगी आगे, ये ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेस पार्टिकल्स, ठीक है, ब्लड के कोलोइडल पार्टिकल्स, यही मान लो, वो अड़ जाएंगे। दूसरा भाई छलनी भी तो छलनी है, उसमें भी तो तार होंगे, उस तारों पे भी तो कहीं ना कहीं रुक करके चाय टकरा के रुक रही होगी, समझ रहे हो? तो तार भी कुछ ना कुछ कम करेंगे स्पीड को। ऐसा ही कुछ यहाँ हो रहा है। यहाँ पोडोसाइट सेल्स हैं, पोडोसाइट सेल्स ऐसे हैं, ठीक है, ये सेल्स हैं पोडोसाइट। अब इनमें ये छेद है, यहीं से पार हो सकता है, ठीक है। अब इन पोडोसाइट सेल्स में ये छेद है, यहीं से पार हो सकता है पार्टिकल, ठीक है। अब कोई पार्टिकल यहाँ आए तो पार निकल जाए, अब कोई यहाँ आके टकरा रहा है, यहाँ आके टकरा रहा है, तो वो पार थोड़ी जाएगा, उसकी फिल्ट्रेशन थोड़ी ना होगी। तो ये भाई ये भी तो फिल्टर, इस जीएचपी में कमी आ रही है ना एक तरह से, ये भी तो इस जीएचपी में कमी आ रही है ना, इस फिल्ट्रेशन प्रेशर में कमी आ रही है। इस कमी को, इस डिक्रीमेंट को हम लोग कैसे बताते हैं? हम लोगों ने कहा था हम जो भी डिक्रीमेंट होगी, जो भी कमी होगी, उसे प्रेशर की फॉर्म में बताएंगे, और ये भी एक प्रेशर के फॉर्म में बताया जाता है, ये है आरपी या फिर सीएचपी, ठीक है। अब देखो ये मतलब क्या है इसका, तो सीएचपी है कैप्सूलर, कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक, कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। भाई कैप्सूल, अब पोडोसाइट सेल्स कहां थे? बोमन कैप्सूल की इनर लेयर पे, मतलब कैप्सूल के खुद के कारण जो फ्लूइड रुक रहा है उसको प्रेशर की फॉर्म में बता रहे हैं, कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, या फिर इसे कहते हैं रीनल प्रेशर। क्लियर है? रीनल प्रेशर। और ये कितना है भाई? रीनल प्रेशर या कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वैल्यू होती है तकरीबन 20 mmHg, है ना। तो ये भी कमी ही है एक तरह से जीएचपी में। तो भाई जीएचपी 70 से 75 था, इसमें एक कमी आ गई 30 mmHg की बीसीओपी, और एक कमी, एक डिक्रीमेंट आ गया 20 mmHg का सीएचपी। तो हम लोग अगर पता करें कि भाई एट लास्ट, चलो मुझे साफ साफ बता दो फिल्ट्रेशन जो हुई वो किस प्रेशर के साथ हुई, तो ये प्रेशर कौन सा है? मतलब अब जो लास्ट प्रेशर बच रहा है, जो रिस्पॉन्सिबल है, नेट कितना होगा, यही पूछा जाएगा ना, नेट कितना होगा। तो देखो ये होता है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, इसे हम लोग एनएफपी बोलते हैं, या फिर इसे बोलते हैं ईएफपी, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, एनएफपी या ईएफपी, ये लिखो। हम लोग अब इसका जिक्र करते हैं कि भाई एनएफपी या ईएफपी क्या है, ठीक है। निपटाओ इसे जल्दी, निपटाओ जल्दी, समझ आया? जीएचपी में कमी है बीसीओपी, बट हम याद प्रेशर की तरह करते हैं। जीएचपी में कमी है, सीएचपी याद प्रेशर की तरह करते हैं। जीएचपी 70 से 75 था, इसमें कमी आ गई 30 mmHg और 20 mmHg की, तो इफेक्टिव बताना है तो क्या करेंगे, जीएचपी में से इन दोनों को घटा दो, 70 से 75 में से कितना घटाओ, 30 + 20 50 घटा दो, वो बचेगा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। तो लिख ही लेते हैं उस चीज को, है ना। देखो यहां अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का ईएफपी या एनएफपी कितना है ये देख लेते हैं अपन। तो देखो हम लोगों ने लिखा था ईएफपी या फिर एनएफपी, मतलब इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, या फिर नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। तो देखो ये कितना होता है, अगर इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा भाई, जीएचपी में से
माइनस कर दो, क्योंकि ये मेन रिस्पॉन्सिबल प्रेशर है फिल्ट्रेशन करवाने वाला। इसमें से माइनस कर दो, किसे माइनस करोगे भाई, इसमें से माइनस कर दो BCOP और CHP को। ठीक है, तो देखो GHP कितना है, ये 70 से 75 है। ठीक है, माइनस हो रहा है इसमें से 30 + 20 यानी 50 माइनस हो रहा है, तो ये कितना बचेगा, यहां नेट रिजल्टेंट बचेगा 20 से 25 mmHg। 20 to 25 mmHg है NFP या फिर EFP, समझ गए। ये है NFP या EFP 25 से 25 सॉरी 20 to 25 20 से 25। ठीक है, इस प्रेशर के साथ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है, इस प्रेशर के साथ होती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, समझ गए। तो पहला स्टेप कंप्लीट हुआ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, है ना, फिल्ट्रेशन हो गई। अब हमें जानना है कि इस फिल्ट्रेशन के कारण जो फिल्ट्रेट हमें मिला है वो कैसा होगा, और ये बात हम जानेंगे कल। ठीक है, तो इसे नोट करो और फिर अपन कल नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। हो गया, चलो मिलते हैं कल।